हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके जीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज। और यह जो सेट है यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 57 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सेट नंबर 57 का पहला क्वेश्चन। तो विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और महाबलीपुरम यह विख्यात है रथ मंदिरों के लिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, और इस मंदिरों की संख्या टोटल 8 है। इसमें 8 रथ है। और जिसमें सबसे छोटा जो बोला जाता है, सबसे छोटा रथ मंदिर वह है द्रौपदी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो पूर्वी द्वीप समूह का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा पहली बार भारत 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। और कालीकट में इसका स्वागत वहां के राजा जमुरी ने इसका भव्य स्वागत किया था। जमुरी दूसरी बार भारत में 1502 ईस्वी में भारत आया, और तीसरी बार यह 1524 में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो हून मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। तो 3 का 4 नंबर सही हो जाएगा, मणिपुर। आइए देखते हैं कि त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। अगर बात करें अम्बुबाची मेला, तो अम्बुबाची मेला यह असम में मनाया जाता है। आगे 4 नंबर। फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न के बढ़ते कीमत का विरोध कर रही थी? तो फ्रांस में पाव रोटी की बढ़ती कीमत को चलते ही फ्रांस की जनता ने यहाँ विद्रोह किया था। और अगर हम बात करें कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, फ्रांस का क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और इस समय यहाँ का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां इस समय यहाँ का राजा था। लाल आतंक किस घटना की प्रतिक्रिया थी? जो लाल आतंक है यह लेनिन पर हत्या का प्रयास था। यह आतंक का घटना है। 6 नंबर है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही है, हनोई समझौता। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो उसे कहा जाता है सिस्टम बेस। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सिस्टम बेस। 8 नंबर देखिएगा। अबसिनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गया था? तो एक दूसरे के काफी करीब आ गया है जर्मनी और इटली। ये जो दोनों है अबसिनिया युद्ध के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ गया था। और हिटलर का संबंध हो जाएगा जर्मनी से। और एक चीज और पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही भारत के सभी देशी रियाजों को एक करके, देशी रियासतों को एक करके एक भारत संघ बनाया गया था। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो 3 नंबर इसका सही आंसर है। और अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह नेपच्यून को कहा जाता है। नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। वीनस को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। वीनस को चमकीला ग्रह कहा जाता है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? ये जो अनिमेष लोचन चैत्य यह बोध गया में स्थित है। तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बोध गया। और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर बात करें वैशाली में, तो बौद्ध धर्म का जो था दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और पहला बौद्ध संगीति हुआ था गिरिबीज या राजगिरी कह सकते हैं। गारो खासी जयंतिया एक भाग है किस पठार का? तो ये जो तीनों है गारो खासी जयंतिया, यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। राठी किस पशु की नस्ल है? ये जो राठी है यह गाय की नस्ल है, गाय का नस्ल है। लोकेश्वर शतक के रचयिता थे। लोकेश्वर शतक किसके रचयिता है? तो आंसर हो जाएगा बाह्यदत्त, ब्रजदत्त। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ब्रजदत्त। यहाँ पर देखिए संध्याकर नंदी दिया गया है। तो संध्याकर नंदी का संबंध हो जाएगा रामचरित्रम से। रामचरित्रम का लेखक हो जाएगा संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी इसका लेखक है। चलिए आगे देखिए 15 नंबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में किया गया है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही है, लॉर्ड लॉरेंस।
इससे जुड़ी एक चीज और देख लीजिएगा कि 1862 ईस्वी में इस हाई कोर्ट की स्थापना आगरा में किया गया था। आगरा में 1862 में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। फिर इसके कालांतर में कुछ वर्षों बाद 1866 ईस्वी में इसको ट्रांसफर करके इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद कर दिया गया और फिर इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया और यह 1909 ईस्वी में लिखा गया था। अगर यहाँ महात्मा गांधी का जिक्र आया है तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में अफ्रीका चले गए और भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को यह भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाली दल एक राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी संविधान सभा के कार्यकारिणी फंक्शनल यानी कार्य करने की समिति का अध्यक्ष हो जाएगा के.एम. मुंशी। तो 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, के.एम. मुंशी। और यह कांग्रेस के एकमात्र मेंबर है जो प्रारूप समिति में थे। आगे देखिए 19 नंबर में किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। 1 नंबर सही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये ऑप्शन को देखते हैं। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्धि का धरती का आह्वान, मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपने सुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें? 16 महाजनपदों का सूची का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय में और अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। 16 महाजनपद का जानकारी हमें एक और चीज से प्राप्त होता है, वह है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों का जानकारी प्राप्त होता है और इसका संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से है। ये दोनों अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में भारत में 14 महाजनपद है और 2 महाजनपद ऐसा है जो भारत से बाहर है, वर्तमान भारत के क्षेत्र से बाहर है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बटा हुआ है? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक में बटा हुआ है। तो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर, लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? किस भारतीय शासक को लाख बक्स कहा जाता है? तो लाख बक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। इसे लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बक्स कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिससे विजय को उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम एवं शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? तो यह जो उपाधि है यह उपाधि चौसा का युद्ध में धारण किया गया था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध कहें तो यह 1540 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को अपना दिल्ली का गद्दी छोड़ना पड़ा था। चुनार का युद्ध 1632 में हुआ था। मछलीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो मराठा जो नेतृत्व था वह औरंगजेब के मृत्यु के समय ताराबाई के नेतृत्व में था या हाथों में था। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछे कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ तो औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था और औरंगजेब का मृत्यु के बाद कोई भी मुगल गद्दी पर कोई भी योग्य शासक नहीं आया। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। यानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा पारसनाथ जो झारखंड में स्थित है। अगर बात करें धूपगढ़ी के तो यह सतपुरा रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलेश्वर पर्वत से ही कृष्णा नदी निकलता है। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी निकलता है। स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा बुश फैलो कृषि या काटना एवं जलाना। तो ये दोनों हो जाएगा। तो 3 नंबर सही है, उपयुक्त में से दोनों। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का उपयोग किसने किया था? सियाल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जेफरीज के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जेफरीज।
आगे देखिए, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, एम्फीबोलाइट। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो जो शांत पेटी है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। आगे देखिए 31 नंबर, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? कौन सा नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कील नहर। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है। और ये जो कील नहर यह डेनमार्क और जर्मनी के बीच में है। डेनमार्क और जर्मनी के बीच में है, या फिर इसे जोड़ता है या अलग करता है। अगर स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, या प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगर सू नहर की बात करें तो यह सुप्रिया झील और हुरुन झील को जोड़ता है। आगे देखिए, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्यूशु। और अगर हम लोग बात करें कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु। और इस होन्शु द्वीप पर आपका टोक्यो, क्योटो और हिरोशिमा जैसे शहर स्थित है। 33 नंबर देखिएगा, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी गतिविधियों से, ज्वालामुखी के कारण कोल्डेरा नामक झील बनता है। तो 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल्डेरा। और देखिए, भारत में सबसे बड़ा लैगून झील हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम से बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम से बनता है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि बिहार में बहने वाले नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से बिहार में बहने वाली नदी सोन नदी का उद्गम होता है। तो इसका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सोन नदी। और एक चीज और देखिए कि अमरकंटक से सोन नदी के साथ साथ नर्मदा और महानदी का भी उद्गम होता है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी, नर्मदा और महानदी का भी उद्गम होता है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य हो जाएगा भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। तो ये दोनों आंसर है। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक का लेखक हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 3 नंबर सही आंसर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 38 नंबर देखिए, नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया है कब? तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा को 1853 के अधिनियम में स्वीकार किया गया है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। और नागरिक सेवा का जनक यानी सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। 39 नंबर देखिएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था? भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों के द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण करना और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। तो ये सभी रीजन है। तो इसका 39 का 4 नंबर हो जाएगा, ये तीनों रीजन है। आगे देखिए 40 नंबर, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में संबंध प्रस्तावित किया गया है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिक अधिकार की पूछ दिया जाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में इसका जिक्र किया गया है, या मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। पटेल के द्वारा किया गया। अगर बात करें सूरत अधिवेशन 1907, तो इसमें गरम दल और नरम दल में बंटवारा हो गया था, यानी कांग्रेस का पहली बार बंटवारा सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एक हो गया और इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया गया था। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। अगर हम लोग बात करें कि लाहौर अधिवेशन 1929, तो इसमें कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था और इसमें इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे देखिए 41 नंबर, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो इन्हें आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया था? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर कहीं पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन, इसका लेखन 1858 से लेकर 1859 में किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मार्ग का लेखन 1882 ईस्वी में किया है। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय कब बने, तो यह 1862 में बने। तो इसमें जो सबसे पहले घटना हुआ वह था दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। तो 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 44 नंबर देखिएगा, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम में इसका व्यवस्था किया गया है। तो विधान परिषद का व्यवस्था चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया है। तो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा 1853। निम्नलिखित में अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं। तो यह जो कहा गया, यह स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 के द्वारा कहा गया था। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 58 संविधान संशोधन के तहत। और इसका हिंदी जो है, इसका उल्लेख, हिंदी पाठ का उल्लेख, हिंदी भाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया, भाग 17 में किया गया। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 के 1 में किया गया है, या एक या फिर एक कह सकते हैं या फिर क कह सकते हैं, कुछ भी इसे कह सकते हैं। आगे 47 नंबर, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 59 के तहत ही राष्ट्रपति से संबंधित शर्त के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन का बात कहा गया है, पुनः निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात कही गई, राष्ट्रपति का योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो एक बार राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद को देखें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति या विधि दिया गया, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पदावधि दिया गया, यानी पद का अवधि दिया गया, अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 58 में योग्यता, अनुच्छेद 59 में शर्त और अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ ग्रहण और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की या मानी जाती है। तो इसका जो प्रक्रिया है यह भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत माना जाता है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका हड़ताल पर जाने का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोलने का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 के क या 1 में है। व्यवसाय करने का अधिकार 19 के जी में है। धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25 में किया गया है। आगे देखिए 50 नंबर, राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। किस विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। आगे देखिए 51 नंबर में कहा गया है कि एंगल ड्राइव सर्व, बैक हेड स्लोव सर्व, वर्ड ड्यूस या डबल ड्रॉप और फॉल्ट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका उल्लेख या इसका उपयोग बैडमिंटन में किया जाता है। 52 नंबर में मिलान करना है, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है। तो यह मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। मीनामका हवाई अड्डा चेन्नई में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना 1961 के अधिनियम के तहत किया गया है। आगे 54 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है। तो छऊ लोक नृत्य का आधार हो जाएगा परिखंडा। तो 3 में बिल्कुल सही है, परिखंडा। थोड़ा जो है यह हिमाचल प्रदेश का, यांग टाडा जो है मार्शल आर्ट यह मणिपुर का है, मणिपुर का है। पाब्लो पिकासो कहाँ का था, यानी पाब्लो पिकासो कहाँ का निवासी है। तो यह स्पेन का निवासी है। तो 1 में हो जाएगा स्पेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्न में कौन सा है। तो जापान का सबसे छोटा द्वीप समूह हो जाएगा सिकोको। सिकोको जापान का सबसे छोटा द्वीप समूह है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिया है। तो भारत में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री गुजरात ने दिया है। तो 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा गुजरात। गुजरात से 2 उप प्रधानमंत्री थे, पहला हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। बिहार से मात्र 1 हुए उप पीएम, वह थे जगजीवन राम। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाया गया था। राष्ट्रीय नीति
2001 में अपनाया गया है। सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? तो सबसे छोटा मेमोरी साइज हो जाएगा किलोबाइट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किलोबाइट हो जाएगा। ऊंट का पहला क्लोन किस देश ने तैयार किया था? तो ऊंट का पहला क्लोन दुबई के द्वारा तैयार किया गया। तो एक नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुबई। अगला प्रश्न 61 नंबर, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति एक अदिश राशि है। बाकी आपका बल, आघूर्ण, त्वरण, विस्थापन ये तीनों सदिश राशि हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? तो किसी पिंड का वेग का मान और दिशा दोनों नियत होने पर इसे समरूप कहा जाएगा। तो 3 नंबर हो जाएगा। तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है। 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। नेत्र लेंस के फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होगा? जो नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी में वृद्धि हो जाता है। निम्नलिखित में किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर, ब्रह्मांड में किन दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो 4 नंबर इसका सही आंसर है। आगे देखिए 68 नंबर, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितना % होता है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होता है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर है 0.4%। मेलियोडोरिस क्या है? मेलियोडोरिस एक संक्रामक रोग है जो पशु और मनुष्य में होने वाला संक्रामक रोग है। मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित रहता है? तो श्वेत ग्रंथियां होठ में नहीं पाया जाता है। होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका की अनेक कोशिकाएं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसके क्षमता को बहुविभाजन कहा जाता है। तो 4 नंबर हो जाएगा बहुविभाजन। नेफ्रॉन संबंध है किससे? तो नेफ्रॉन का संबंध हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। उत्सर्जन तंत्र से। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? तो इसका एकमात्र कोशिका अंग हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम इसका सही आंसर है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो जो त्वचा है वह अधिचर्म कोशिका से बनता है। अधिचर्म कोशिका से बनता है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इस रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। आगे देखिए 77 नंबर, धोवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो धोवन सोडा को बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा NaCl। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो यह H2 और प्लस Cl2 पर लागू होता है। निम्न में कौन सा क्षार नहीं है? तो इन चारों में से कॉपर ऑक्साइड एक क्षार नहीं है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समांतर परमाणु का कार्य क्या होता है? तो इसमें परमाणु का कार्य घटता है। परमाणु का कार्य घटता है। अभ्यास साडा तकनीक 2024 का संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 81 में देखते हैं, यह भारत और सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो बिल्कुल सही है। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है, बिल्कुल गलत है। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। तो 2 नंबर आपका गलत है। यह राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो इसमें से 1 और 3 सही हो जाएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो इसकी आधारशिला डिब्रूगढ़ में रखा गया है। डिब्रूगढ़ में इसकी आधारशिला रखा गया है। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय सेना में सूबेदार की पद पाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगी प्रीति रजक। प्रीति रजक। तो 2 नंबर सही आंसर है। वैज्ञानिक ने किस देश में ओल पोजेटा कंजर्वेंसी में दुनिया की पहली IVF गैंडा गर्भ अवस्था हासिल किया है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। नामीबिया इसका सही आंसर है। हाल ही में 9 सदस्यीय विजन राघवन समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश किया है? तो राघवन समिति के द्वारा DRDO में सुधार के लिए रिपोर्ट पेश किया गया है। 86 नंबर देखिएगा, पुरातत्व वेदा कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज किया था? तो कनिंघम के द्वारा बिहार में केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाढ़ के अवशेष का आधार पर वैशाली में प्राचीन स्थल का खोज किया गया है। तो ये सभी हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो मगध पर राज करने वाला सही
वंश क्रम हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य, फिर शुंग और कण्व। इसका एक ट्रिक है हसीन मासुकात। हसीन मासुकात, मासुकात इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। ह से हर्यक वंश हो जाएगा, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, उसके बाद फिर सातवाहन वंश। हसीन मासुकात इसका शॉर्ट ट्रिक है। आगे देखिए 88 नंबर है, बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था? तो नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था फूलन प्रसाद वर्मा, यह जो था नमक प्रसाद के पक्ष में नहीं था। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला की संख्या कितना था? तो इसमें निर्वाचित महिला की संख्या 26 था। 26 इसका सही उत्तर है। बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 में 2027 से 28 तक चावल का कितने उत्पादक का लक्ष्य रखा गया? तो इसमें 3162.12 केजी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डेमोस शब्द का तात्पर्य हो जाएगा जनता। यहाँ डेमोक्रेसी से आ गया डेमोस, तो उससे हो गया जनता, इसका सही अर्थ है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो सुमित नांगल का संबंध टेनिस से है, तो तीनों बिल्कुल सही है, टेनिस। आगे देखते हैं भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? तो देखिए जब भौगोलिक खोज होना शुरू किया तब उस समय सबसे आगे पुर्तगाल था। पुर्तगाल के द्वारा सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया। उसके बाद आया था फिर डच, उसके बाद फिर आया अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और फिर फ्रांसीस। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 95 नंबर, संसाधन जो वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वह कौन, उस संसाधन को क्या कहते हैं जो यूज करने के बाद यानी उपयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के छात्रावास का निर्माण से है? तो हो जाएगा एससी। 2 नंबर सही है, एससी। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो बीएसएनएल, यह एक राष्ट्रीय कंपनी है। भारत की एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन 5। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E20 क्या है? तो E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अगला प्रश्न 100 नंबर और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सेट समाप्त होता है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और आप लोग का इस सेट में कितना नंबर आता है वो भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।